चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम बात करेंगे किसकी? इंडिकेटर्स की। ठीक है, अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं क्या होते हैं? बेसिकली आप मार्केट में क्या प्रेडिक्ट करने के लिए आए हो? मार्केट कहां जाएगी, मार्केट में यही प्रेडिक्शन तो करनी है तुम्हें। अब तुम ऐसे समझो कि जब तुम गाड़ी चलाते हो तो तुम्हारी गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं। जब तुम राइट टर्न लेना चाहते हो तो तुम राइट वाला इंडिकेटर ऑन करते हो। किस लिए? ताकि तुम्हारे जो पीछे है उसको पता लग सके तुम क्या करने वाले हो, गाड़ी को कहां मोड़ने वाले हो। यानी पीछे वाले को डायरेक्शन देने के लिए आप अपनी गाड़ी में इंडिकेटर लगाते हो। अब मार्केट के तुम आगे हो या पीछे हो? पीछे हो। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए मार्केट के इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा, यानी टेक्निकल इंडिकेटर्स का। तो टेक्निकल इंडिकेटर तुम्हें बताएंगे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। ठीक है, अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स और दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। अब देखो, लीडिंग इंडिकेटर्स बेसिकली वो इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट डायरेक्शन को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहां जाएगा, ये पहले से आपको बता देंगे। लैगिंग इंडिकेटर जबकि वो इंडिकेटर होते हैं जो पहले से नहीं बताते हैं, मार्केट में जब मार्केट में डायरेक्शन आ चुका होता है उसके बाद बताते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब हम एक एक इंडिकेटर को समझेंगे। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो है ना हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो आपको एक कॉन्फिडेंस देने का काम करेगा मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए, और इसका नाम है मूविंग एवरेज। ठीक है, इसका नाम है मूविंग एवरेज, EMA इनफैक्ट। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये EMA, ये पहला इंडिकेटर है। तो अब ये जो इंडिकेटर है ना, ये आपको बताएगा कि मार्केट में, ये इंडिकेटर आपको बताता है तीन चीजों के बारे में। पहला, ट्रेंड के बारे में। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तीसरा, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में। देखो, तीन चीजों के बारे में बताता है इंडिकेटर आपको, और आपको क्या चाहिए इसके अलावा। ठीक है, अब ये तीन इंडिकेटर, सॉरी, ये एक इंडिकेटर आपको तीन जानकारियां देगा। तो सबसे पहले ना हम समझते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है क्या। तो इससे पहले हमें मूविंग एवरेज समझना पड़ेगा। तो मूविंग एवरेज ना क्या होता है? एवरेज क्लोजिंग प्राइस। क्या होता है? एवरेज क्लोजिंग प्राइस। अब मूविंग एवरेज ना दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम किसका यूज करने वाले हैं? अब इन दोनों में अंतर भी समझ लो। तुम्हारी अगर 10 साल पहले लॉटरी लगी तो उसे देखकर तुम खुश हो सकते हो? कल लगी है तो खुशी कल वाली लॉटरी से होगी ना। तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, न्यू डेटा पे काम करता है, एंड ऐसे में ओल्ड डेटा पे काम करता है। तो न्यू डेटा ज्यादा ऑथेंटिक होता है, इसलिए हम SMA को नहीं यूज करते, EMA को यूज करते हैं। और हर एक एनालिस्ट की अपना पर्सनल चॉइस होती है। इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं है। जब वैल्यू निकालोगे ना तुम, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 1-2% का ही अंतर आता है। ठीक है, बट ये ज्यादा एक्यूरेट लगती है, इसलिए मैं ये पढ़ाता हूं। ठीक है, तो EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये किसकी जानकारी देती है वो आपको भी मैंने बताया। अब जैसे मैंने बताया कि मूविंग एवरेज को हम बोलते हैं, मूविंग एवरेज होती है एवरेज क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज होता है एवरेज क्लोजिंग प्राइस। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक दिन ना किसी स्टॉक ने 100 रुपए की क्लोजिंग की, दूसरे दिन उसने क्लोजिंग की 103 रुपए की, तीसरे दिन उसने क्लोजिंग की 105 रुपए की, चौथे दिन उसने क्लोजिंग की 102 रुपए की, और पांचवें दिन फिर से उसने क्लोजिंग की 103 रुपए की। तो आप देख रहे हो कि ये एक एवरेज क्लोजिंग प्राइस अगर मुझे इसका चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इनको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा? इनको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये आएगा कितना? 513। 513 डिवाइडेड बाय 5, यानी 513 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 100 कितना आया? करो कैलकुलेटर करो यूज, 102 पॉइंट। तो अब ये जो वैल्यू आई ना, ये 5 EMA है।
यानी एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ 5 डेज। अब ये जो वैल्यू है ना आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछो क्यों? क्योंकि ये आपको बताएगी ट्रेंड के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। कैसे? देखो, अब हम ये मान लेते हैं कि ये जिसका भी एवरेज क्लोजिंग प्राइस है उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 104 रुपए, तो 5 दिन की ईएमए के ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब है ये बुलिश हुआ। तो ध्यान रखो, जब ईएमए 5 के ऊपर कोई भी स्टॉक चलता है तो वो बुलिश माना जाता है, और जब भी इसके नीचे चलता है वो बेरिश माना जाता है। आ रही बात समझ में? तो अभी कहां पर चल रहा है ये? तो अभी तुम क्या बोलोगे कि स्टॉक बुलिश है, हम सेल नहीं करेंगे। तो गलतियां कब होंगी? जब ट्रेंड को एनालाइज नहीं कर पाओगे। अब ये ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चलता है, मार्केट क्या होता है? बुलिश होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब सपोज करो कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 101 रुपए, तो अब क्या होगा? ये बुलिश होगा बेरिश होगा? बेरिश होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अब दूसरा एग्जांपल, तो ट्रेंड के बारे में कैसे पता चलता है, समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है 101 रुपए और ये ना अब इसके ऊपर निकल जाता है 102 रुपए 60 पैसे के ऊपर सस्टेन कर रहा है रनिंग मार्केट में, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? ये ब्रेकआउट, ये लेवल हो गया ब्रेकआउट का, और यहां से फिर मार्केट क्या होगा? ऊपर जाएगा। एंड सिमिलरली उल्टा कर दो कि अगर मान लेते हैं मार्केट चल रहा है 103 रुपए पर और इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो ये लेवल क्या हो गया? ब्रेकडाउन का, और मार्केट क्या होगा? नीचे जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जो लेवल है ईएमए 5, ये सारी जानकारी दे रहा है आपको, ठीक है? तो हम ईएमए 5, 20 एंड 30 का यूज करते हैं। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया ईएमए 5 का, ठीक है? तो इससे हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन के बारे में पता चलता है। सबको क्लियर है? कोई जवाब सवाल है तो पूछ लो जी। ये लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग? मूविंग एवरेज? हाँ जी। देखो, लीडिंग इंडिकेटर होता है आरएसआई, बॉलिंगर बैंड, बाकी सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। पर मजे की बात यह है मूविंग एवरेज हर इंडिकेटर में यूज होती है। हर इंडिकेटर की फॉर्मेशन मूविंग एवरेज के साथ बनती है, तो सबसे मेजर इंडिकेटर है ये। यहां पर समझ में आया सबको? चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझना, यहां पर हम ईएमए का यूज करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैंने बोला ईएमए 5, 20, 30 का यूज करेंगे, ठीक है? अब एक और बात बताओ मुझे कि आप लोग जब मार्केट में काम करोगे तो दो ही तरह से तो काम करोगे। पहला, या तो आप इंट्राडे में काम कर रहे होगे या तो आप पोजिशनली काम कर रहे होगे, वही दो ही तरह से काम करोगे, करेक्ट है ना? अब देखो, इंट्राडे के लिए ना हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर, 1 डे चार्ट पर ईएमए 5 गुड नून ईएमए 5 को यूज करते हैं। डीएमए 1 डे चार्ट और ईएमए 5 को इंट्राडे के लिए यूज करते हैं हम। यानी इंट्राडे के लिए जब भी ट्रेड करोगे किसको यूज करोगे? ईएमए 5 को। अब पोजिशनल के लिए किसको करोगे? 1 डे के ही टाइम फ्रेम पर करना है, 1 डे के चार्ट पर ईएमए 5, ईएमए 20 और ईएमए 30। अब ये तीनों को यूज करोगे तुम, ठीक है? कैसे करोगे ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि इंट्राडे में अगर ईएमए 5 के कोई भी चीज अबव चल रही है और कोई भी चीज बिलो चल रही है, तो ये आपको डायरेक्शन देगी। अगर बियरिश चल रही, अगर ईएमए 5 के नीचे वैल्यू चल रही है तो वो क्या होगा? शाबाश। तो डिसीजन मेकिंग आसान हो गया। और अगर इसके ऊपर चल रहा है तो डिसीजन मेकिंग आसान हो गया। अब पोजिशनल ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है तो इन तीनों के ही ऊपर होना चाहिए, तीनों के ऊपर, 5 के, 20 के एंड 30 के। एक के भी अगर ऊपर नीचे है तो क्लियर ट्रेंड नहीं है, यानी अबव ऑल, ठीक है? अगर है तो बुलिश है और अगर बिलो है तो बेरिश है। आ रहा है समझ में? तीनों के ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब ये मैं लाइव दिखाता हूं तुमको। अब यहां पर आ जाओ, ठीक है? ये निफ्टी का डेली चार्ट है, इसे तुम
किसी भी चीज पे अप्लाई करोगे रिजल्ट तुम्हें सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इंडिकेटर्स में जाऊंगा। इंडिकेटर में गए आप, अब इंडिकेटर में जाके EMA टाइप कर दो, EMA कर दिया, सेलेक्ट कर लो उसको, सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर EMA 9 आ रहा है ना, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो 5 पढ़ा है। तो 9 को मॉडिफाई करके क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, ओके कर दोगे, EMA 5 आ गई। अब इसकी वैल्यू तुम्हें यहां पे नजर आ रही है, ठीक है। अब दोबारा से देखो जरा, अब यहां पर आप देखो कि डेली टाइम फ्रेम पर ये लेवल क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का ना। अब देखो जैसे ही मार्केट इसके नीचे गई, बेरिश हो गई ना, ठीक है। अब मान लो, अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, ध्यान से समझ लेना कि ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली कैंडल पे काम करती है, इसके पहली वाली कैंडल इनवैलिड है क्योंकि EMA कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। हाँ, रोज चेंज होगी इसकी वैल्यू, तो तुम सिर्फ इस कैंडल की वैल्यू को देखोगे, ध्यान रखना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अभी मार्केट तुम्हें बुलिश लगती है, बेरिश, क्लियरली बेरिश है। अब अगर इसकी वैल्यू यानी जो वैल्यू यहां पर आ रही है 47,145, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर देती है तो वहां से मार्केट बुलिश हो जाएगी इंट्राडे के लिए, यही मैंने पढ़ाया। सर अभी सपोर्ट पे है ना, स्विंग पे है तो ये ना इसके नीचे है ना, देखो वैल्यू कहां चल रही है, अभी देखो, अभी तो वैल्यू कहां चल रही है, अभी तो वैल्यू चल रही है काफी नीचे, है ना। तो स्विंग के पास भी सपोर्ट की, अभी उसे भूल जाओ, देखो अभी हम इंडिकेटर पढ़ रहे हैं ना, तो अभी इंडिकेटर की बात करेंगे, ठीक है। चलो रैंडमली देखते हैं, किसी स्टॉक के बारे में देखते हैं। चलो बोलना, कोई स्टॉक बोलना नॉर्मली। HDFC बैंक वॉलेटाइल नहीं है, कोई वॉलेटाइल स्क्रिप्ट बताओ। चलो अदानी एंटरप्राइज दिखाता हूँ, ये देखो आ रहा है समझ में, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया ना, देखो। अब अदानी अगर इसको पार कर गया इस लेवल को जो EMA 5 है, तो अदानी ऊपर चला जाएगा, पर वहां से नीचे आ गया ना, तो वहां से नीचे क्यों आया, रीजन समझ में आता है, रेजिस्टेंस है। मैंने बोला सस्टेन करना चाहिए, टच करके नीचे आ गया तो रेजिस्टेंस है, सस्टेन हो गया वहां पे 5-7 मिनट, रॉकेट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब अदानी कल क्यों टूटा पता है, उसका रीजन भी दिखाता हूं। तो पहले ये बताओ, हाँ पहले ये बताओ कि ये सबको समझ में आ रहा है EMA 5। एक क्लियर कट केस दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ पाओ। तो ये तो एक केस हो गया, अब और दिखाता हूं कोई स्टॉक। तो जैसे मैं दिखाता हूं तुमको, येस बैंक ले लेते हैं, 10% चला हुआ है, इतने टाइम से टूट रहा था, ठीक है। ये देखो, तो येस बैंक देखो, सेम येस बैंक के साथ भी है। अगर येस बैंक यहां से ऊपर क्लोज हो गया तो येस बैंक तेज हो जाएगा, है ना। तो अभी सारे के सारे 5 EMA के रेजिस्टेंस पे खड़े, इंट्राडे के लिए वही देखना है। जैसे फिर भी कोई क्लियर कट एग्जांपल मिलेगा हमें, देखते हैं, लार्सन शायद मिल जाए, ये शायद मिल जाएगा हमें बुलिश वाला एग्जांपल, ये मिल गया। देखो अब लार्सन तो क्लियर कट बुलिश है ना, क्योंकि इस EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देखो। तो ये पहला एग्जांपल है जिसमें आपने देखा ब्रेकआउट। तो लार्सन इंट्राडे के लिए बुलिश हो चुका है, ठीक है। और अब इसमें सेलिंग नहीं बनती, ध्यान रखना। आ रही मेरी बात समझ में। TCS भी दिखाता हूं तुमको, ये देखो क्लियरली TCS बुलिश है, 5 EMA के ऊपर निकला, बुलिश हो गया। तो ये क्लियर कट बुलिश का एग्जांपल TCS के साथ देख लो भाई, क्लियर कट बुलिश है। और वहां से इंट्राडे में तुम्हें अच्छी खासी तेजी भी दिखा चुका है। तो आ रही मेरी बात समझ में, 5 EMA। आगे चलें, अब पोजिशनल। तो पोजिशनल में मैंने क्या बताया, 5, 20 और 30 के नीचे ऊपर सस्टेन होना चाहिए। तो फिर वहीं जाएंगे हम इंडिकेटर में, एंड इंडिकेटर में जाकर हम क्या करेंगे, फिर EMA लिखेंगे। तो ये EMA 2 बार सेलेक्ट कर लिया मैंने, क्योंकि एक 5 तो लगाई हुआ है। अब ये क्या करूंगा मैं, इसको 20 कर दूंगा। अब 20 कर दिया, पर EMA का कलर देखो, कलर अलग ही है, चलो कोई नहीं, यहां पे आ जाते हैं। अब यहां पर क्या करूंगा, 30 कर दूंगा, शाबाश, ठीक है। अब ये EMA हो गई 3। अब देखो यहां पर क्लियर कट, अगर तुम देखोगे तो यहां पर EMA 5, 20 और 30 के ऊपर निकला है TCS। तो TCS पोजिशनली बुलिश है, पोजिशनली बुलिश है TCS। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मार्केट में कल मंदी क्यों आई, ठीक है। बिल्कुल TCS को सेल नहीं करना गलती से भी, है ना। रैंडमली कोई भी स्टॉक बोलो, समझ में आ जाएगा कल इतने स्टॉक क्यों टूटे थे, ये समझ में आ जाएगा तुम्हें। बोलो इरिडा, इरिडा तो यार बहुत पहली वीक हो गया था। ये देखो इरिडा को देखते हैं, ये देखो तीनों के नीचे चल रहा है, तीनों के नीचे चल रहा है, तो सुपर बेरिश हो गया, पोजिशनली वीक है, ठीक है। और बोलो
टाटा मोटर्स, ये लो टाटा मोटर्स देखो, टाटा मोटर्स अभी वीक नहीं है, मतलब क्लियर इसमें मंदी नहीं है, तो कंफ्यूजन है, छोड़ देते हैं, कंफ्यूजन वाले ट्रेड को नहीं लेंगे। BHEL दिखाता हूं क्यों कल टूटा इतना, ये देखो तीनों के नीचे आ गया था, इस लेवल पे तीनों के नीचे आया है ना। अब BHEL पोजिशनली बाय कब बनेगा, देखो आंसर समझ लो, जैसे ही तीनों के ऊपर निकल गया, क्लोजिंग दे दी, सुपर बुलिश हो जाएगा पोजिशनल ट्रेड के लिए। यानी अगर ये 238 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो वहां से ये अच्छी खासी तेजी दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहां पर सिंपल सी एक चीज समझ लो, पोजिशनली स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए हम इस का यूज कर रहे हैं, जहां पे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तीनों के ऊपर कोई भी स्टॉक निकल जाता है तो वो पोजिशनली बुलिश हो जाता है और उसको सेल नहीं करना है। तो तुम्हें टीवी पे कोई भी एंकर एनालिस्ट बोलता रहे कि सेल कर दो, मार्केट बेरिश है, तो तुम अपना दिमाग लगाना और जो सिखाया है उसको याद रखना। कोई कुछ भी बोलता रहे, तुम्हारा टेक्निकल चार्ट जब तक तुम्हें सेलिंग नहीं बोलेगा सेल नहीं करना, बाय नहीं बोलेगा बाय नहीं करना, किसी को नहीं सुनना। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। अब इसी तरह से मान लेते हैं कोई भी स्टॉक, ऐसे ही रैंडमली बोलना, चलो यस बैंक की देख लेते हैं। तो अभी यस बैंक में एक बड़ी तेजी कब आनी चाहिए, देखो अब यस बैंक में बड़ी तेजी आएगी 24 रुपये 50 पैसे के ऊपर। तो 24 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर यस बैंक निकल गया, या समहाउ चलो 25 रुपये मान लेते हैं उसको, तो अगर यस बैंक 25 रुपये के ऊपर चला गया ना, तो क्या होगा यस बैंक के साथ पता है? रॉकेट हो जाएगा यस बैंक। क्यों हो जाएगा? वो पोजिशनली बाय बन जाएगा। ठीक है, तो अभी यस बैंक में पोजिशनली बाय आप नहीं कर सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे अगले इंडिकेटर की, जिसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। देखो मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें जीरो लाइन होती है, जैसे ये जीरो लाइन है। अब अगर अप ट्रेंड होगा ना तो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे लाइनें तुम्हें नजर आएंगी, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं? और ऐसे ऐसे नीचे लाइनें नजर आएंगी। अब ये जो हिस्टोग्राम है ना, ये जो लाइंस हैं, बार्स हैं, ये आपको बताता है कि जितनी बड़ी होंगी ये उतना ही ज्यादा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और जितनी छोटी लाइंस होंगी उतना ही ट्रेंड कमजोर माना जाएगा। अब इसके अलावा ना यहां पर EMA यानी मूविंग एवरेज होती हैं, जो मूविंग एवरेज इस तरह से नजर आती हैं तुम्हें। दो मूविंग एवरेज, एक रेड कलर की लाइन होती है, एक ब्लू कलर की लाइन होती है। तो रेड वाली लाइन को कहा जाता है स्लो लाइन और ब्लू कलर वाली लाइन को बोला जाता है फास्ट लाइन। ये वो ज्ञान है जो तुम्हें इंटरनेट पे भरपूर मिलता है। ठीक है, इंटरनेट से भी मिल जाएगा, पर इस ज्ञान को अगर तुम यूज करके पैसा कमा पाते तो यहां आने की जरूरत ही क्या थी। अब जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनना और समझना, ताकि तुम्हें समझ में आए कि पैसा बनता कैसे है। हर एक व्यक्ति का जीवन में ना उद्देश्य अलग होता है, रोल अलग होता है, इसी तरह से हर एक इंडिकेटर का रोल भी अलग है। अब अगर आप किसी इंडिकेटर के सही रोल को पहचान जाओगे और उसको अप्लाई करोगे तो विश्वास करना तुम्हारे ज्यादातर ट्रेड सही होंगे। अब ये जो इंडिकेटर है MACD, इसका रोल है ट्रैप से बचाना आपको। यानी आप MACD का यूज करोगे ट्रैप से बचने के लिए। और ट्रैप क्या होता है? मार्केट में तेजी दिखा के मंदी आ जाए और मंदी दिखा के तेजी आ जाए, यही ट्रैप होता है। इससे बचने के लिए आपको यूज करना है इस इंडिकेटर का। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें समझिएगा। पहली चीज ये कि मान लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट जो है ना वो कुछ इस तरह से बन रहा है, और ये जो MACD है ना ये चार्ट का रेप्लिका है। ये जो मूविंग एवरेज की लाइंस होती हैं, स्लो लाइन फास्ट लाइन, ये इसी रेप्लिका में चलती हैं, यानी इसी तरह से चलती हैं। अब ये नोटिस करो कि यहां पर जो चार्ट की शेप बन रही है नीचे भी तो वही बन रही है, दोनों एक जैसी है। पर जब ऊपर वाला चार्ट कुछ और बोले और नीचे की शेप अलग हो जाए तो इसका मतलब है कुछ तो झोल है, और इसी झोल को तुम पहचान सकते हो इस इंडिकेटर से। तो जब ये चार्ट जिस तरह से बनेगा इसकी शेप भी बिल्कुल उसी तरह से होनी चाहिए, नहीं तो आपको ये चार्ट बताता है कि कुछ झोल होने वाला है मार्केट में। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं मार्केट में ये मार्केट ऐसे जा रही है और इंडिकेटर भी इस तरह से जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक दिक्कत पता है कहां होगी? यहां पर आप देख रहे हो, कोई दिक्कत लगी? नहीं लगी। यहां भी तो मार्केट ने इसी तरह से बनाया है, पर दिक्कत पता कब आएगी? अब ध्यान से समझना। अब दिक्कत आई,
दिक्कत क्या है, यहाँ पर मार्केट हाई लगा रहा है और ये बता रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसी को कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। क्या कहते हैं? नेगेटिव डाइवर्जन। तो नेगेटिव डाइवर्जन जब टेक्निकल चार्ट पर नजर आए तो वहां पर मार्केट रिवर्स साइड पर चली जाती है, आप ट्रैप हो जाते हो। तो ये इंडिकेटर आपको ट्रैप से बचाएगा, ठीक है। तो हमें ट्रैप से बचने के लिए इस इंडिकेटर का यूज करना है। अब मजे की बात यह है कि MACD का यूज हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। तो पोजिशनल के लिए 1 डे, ठीक है, पोजिशनल के लिए 1 डे का यूज करेंगे और 15 मिनट का किसके लिए करेंगे? इंट्राडे के लिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इसका यूज करेंगे। अब मैं टेक्निकल चार्ट पर दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, तो यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर हम जाएंगे एंड यहां पर हम क्या टाइप करेंगे? MACD, ये आ गया MACD, ठीक है। अब ये आपने लगा दिया यहाँ पे, तो जो मैंने बताया आपको, देखो ये 0 लाइन है, ये हिस्टोग्राम्स देख पा रहे हो, ये रेड लाइन देख पा रहे हो और ब्लू लाइन देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी मुझे शेयर बताइए, कोई भी शेयर बोलिएगा। JSW एनर्जी, JSW एनर्जी, ये JSW एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे JSW एनर्जी है, हाँ। अब यहां पर हम देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट कहां पे डाइवर्जन दे रहा है और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर अभी देखते हैं हम, एक डाइवर्जन अभी नहीं मिला मुझे इसमें, तो जब मिलेगा देखते हैं एक बारी। तो डाइवर्जन मिल गया हमको, बिल्कुल मिला है, अच्छा डाइवर्जन मिला है। देखो ध्यान से देखना सब लोग, ये देखो। तो भाई हम गए यहां पर और यहां पर हमने देखा कि भाई मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट तो नीचे आया है, आया नहीं आया? तो यहां पर ये नेगेटिव डाइवर्जन आ गया और इसके बाद क्या हुआ? मार्केट में एक मंदी आ गई, देखा आपने। तो वहां पर अगर टेक्निकल चार्ट आप देख रहे हो तो ये तो एक ब्रेकआउट लेवल था ना, और ब्रेकआउट लेवल था और देखो वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। अच्छा, मार्केट ऐसा नहीं है नीचे ऊपर नहीं गया, ऊपर भी गया, बट उसके बाद ये डाइवर्जन ने आपको बचा लिया। तो डाइवर्जन ट्रैप से आपको बचाता है। आ रही बात समझ में? देख सकते हो आप, इसको कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। और नेगेटिव डाइवर्जन का कंफर्मेशन आप कर सकते हो पैटर्न के साथ। अब ध्यान से समझना, यहां पर नेगेटिव डाइवर्जन आया और देखो यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये शूटिंग स्टार है और शूटिंग स्टार का यहां पर कंफर्मेशन आया है, तो यहां पर सेल बनता है। तो नेगेटिव डाइवर्जन एक कंफर्मेशन, शूटिंग स्टार 2 कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन हुआ, मार्केट में मंदी आई, आप देख सकते हो मार्केट गिर गया, अच्छा खासा गिर गया। तो इसे कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। वैल्यू बाइंग, तो ऐसा समझो कि अगर आपको लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे सेल बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 100 रुपये का नोट है, थोड़ा सा फटा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी आप 2 रुपये में बेच दोगे उसको, भाई 90 में बेचोगे, 80 में बेचोगे, पर मार्केट में तब भी कोई लेने को तैयार नहीं है। तो तुम एक ऐसा भाव बोल दो जो सब एग्री कर जाएं, और वो भाव क्या होगा? 50 रुपये, है ना। तो जब भी मार्केट वैल्यू के लेवल पे आ जाती है ना, तो वहां से बाउंस बैक आता है, यानी वहां से मार्केट में बाइंग आती है। तो अभी अगर आप देखोगे तो 21,900 हमारा, कल भी मैंने मैसेज डाला था, सपोर्ट लेवल था एंड वहां से मार्केट ऊपर आ गई। आप ट्रेंड लाइन देख लो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, बहुत सारी चीजें देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल जाएगी कि मार्केट वहां से क्यों ऊपर आए, ठीक है। सर मैं पूछ रहा था कि जहाँ पे नीचे हमने MACD का ग्राफ है, हाँ, और जहाँ से इसने निफ्टी नीचे आई है, उसके आगे आगे निफ्टी ने लोग के बाद एक नया हाई भी बनाया, MACD का ग्राफ ऊपर नहीं गया। अगर MACD का ग्राफ नहीं लाया तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो जब भी मार्केट हायर हाइज लगाता है और MACD हायर हाइज नहीं लगाती, तो इसका मतलब है मार्केट में कुछ झोल होने वाला है, कुछ नेगेटिविटी आने वाली है। और जैसा हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट साफ साफ बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर क्लियर कट बहुत ऊपर है, पर यहाँ पर MACD ऊपर नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे तो MACD नीचे की तरफ जा रही है। इसे कहा जाता है नेगेटिव डाइवर्जन। साथ ही साथ जब नेगेटिव डाइवर्जन आया तो यहाँ पर हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन भी मिला, जो मैंने आपको पढ़ाया था, और इसका कंफर्मेशन भी यहाँ पर हुआ। आप देख सकते हो ये बेरिश मदर बेबी पैटर्न था, जिसका कंफर्मेशन यहाँ पे थर्ड कैंडल पे हुआ और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लॉजिकली देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। देखो यहाँ पर आपको एक और चीज नजर आई, एक गैप भी है यहाँ पे, देखो, तो इसको एग्जॉशन गैप भी बोल सकते हो।
तो एक एग्जॉशन गैप भी मिला यहाँ पे एंड सारी चीजें आप देखो फिर मार्केट में नीचे आई और लकीली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, है ना, और देखो कितना अच्छा टारगेट आपको मिल गया। तो यहाँ पर आपने बाय नहीं करना था, बाकी कुछ भी करना था। तो बाय अगर किया होता तो आप ट्रैप हो जाते और आप ट्रैप से बच गए। बस यही मॉरल ऑफ द स्टोरी हम अब तक देख रहे हैं MACD में। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।